क्या आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि केस सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर में चलेगा? अगर आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर आप दिल्ली या पटना में काम करते हो, तो क्या आपको मुंबई जाने के लिए, वहां पर केस फाइल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्योंकि कंपनी वहां पर रजिस्टर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त जजमेंट दिया है जो ये क्लियर करता है कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉजेज का क्या फ्यूचर है। केस का नाम ध्यान में रखिएगा, राकेश कुमार वर्मा वर्सेस एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड वर्सेस दीप्ति भाटिया का केस है। केस के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस केस में दो अपील्स हैं। राकेश कुमार ने पटना कोर्ट में केस फाइल किया और दीप्ति भाटिया ने दिल्ली कोर्ट में। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली क्या बोलता था कि ऑल डिस्प्यूट्स शैल बी रिजॉल्व्ड इन मुंबई कोर्ट्स ओनली। एचडीएफसी बैंक ने इस केस के अंदर बोला कि आपने एग्री किया था, सो यू ओनली हैव द रेमेडी फ्रॉम द मुंबई जुरिस्डिक्शन, मुंबई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओनली। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रेलिवेंट प्रोविजन है कानून का, वो सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिकली ऐसे टर्म्स को, ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड करता है जो इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो। कि मतलब ऐसी प्रोसीडिंग्स, ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हो जो किसी एक पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाले राइट को एनफोर्स करने में एब्सोल्युटली रोकती हो, उसको अपने राइट ना ही एनफोर्स करने देती हो। एक्चुअल में जो रेलिवेंट पार्ट है सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिलेटिंग टू दिस थिंग, वो ये कहता है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयरटो इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेज इंपॉर्टेंट है वो है, क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली। और इस पर भी एब्सोल्युटली पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हर वो एग्रीमेंट जिससे एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals or which limit the time within which he may thus approach the court for that। ठीक है, जो यहां पर मेन थिंग है वो है रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, जो हमारा जो प्रेजेंट केस है उसके अंदर हेल्प करती है। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और यही चीज, यही केस आपको ये बताएगा कि क्या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वाली चीजें जो होती हैं वो वैलिड होती हैं या नहीं होती हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर। तो चलिए कोर्ट की रीजनिंग और सारी चीजों को कर रहे हैं हम डिस्कस। वीडियो बताइएगा कि आपको अभी तक कैसा लगा। इसका मतलब क्या है? जो भी सेक्शन 28 का मैंने आपको रेलेवेंट पार्ट बताया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट इलीगल है अगर वो किसी पार्टी को कोर्ट में जाने से एब्सोल्युटली रोकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट का चॉइस फिक्स भी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, आप कोर्ट का चॉइस फिक्स कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज हैं वो अलाउड हैं अगर कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हों। क्योंकि देखिए, अगर आप एक कोर्ट की एक्सक्लूसिव कोर्ट जुरिस्डिक्शन को फिक्स कर रहे हैं तो आपने सामने वाली पार्टी के लीगल रेमेडी वाला जो रिकोर्स है उसको एब्सोल्युटली तो खत्म नहीं किया ना। कोर्ट में जा सकता है, वो अपनी रेमेडी को एनफोर्स कर सकता है, मगर वहां पर क्या किया कि जो डिस्प्यूट होगा दोनों पार्टी के बीच में वो एग्रीमेंट की मदद से फिक्स कर दिया कि सिर्फ इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी। ठीक है, so such kind of exclusive jurisdiction clauses are not violative of section 28 of Indian Contract Act।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या गाइडलाइंस दी, वो ये दी कि पहली, एक्सक्लूसिव क्लॉज कभी तभी वैलिड है जब वो लीगल राइट पूरी तरह से ब्लॉक ना करे। दूसरा, जो कोर्ट डिसाइड किया गया है, जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, जो कोर्ट डिसाइड किया गया है, उसके पास पहले से जुरिस्डिक्शन हो। मतलब जो आप एक स्पेसिफिक कोर्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो बिना जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट हो, उसके पास लॉ के हिसाब से वैलिड जुरिस्डिक्शन बनती हो इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे मैटर्स के अंदर जो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करती है उस पे सेक्शन 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड है जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। ठीक है। और एक और चीज, जो तीसरा पॉइंट कोर्ट ने बोला वो ये था कि क्लॉज क्लियरली और एक्सप्लिसिटली लिखा गया हो, जो जुरिस्डिक्शन वाला क्लॉज है वो बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया हो। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पावर इंबैलेंस आर्ग्यूमेंट पर भी बोला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि एम्प्लॉयर पावरफुल है, एम्प्लॉय वीक है। अब ये देखिए, जो दोनों केस थे, भाटिया जी वाला और वो पटना हाई कोर्ट वाला और दिल्ली हाई कोर्ट वाला। पटना हाई कोर्ट ने तो जो एप्लीकेशन, जो केस फाइल किया गया था लोकल कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया था, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर यह बोला था कि एम्प्लॉयर पावरफुल है जबकि एम्प्लॉय आपका कैसा है, वीक है, तो ये अनफेयर क्लॉज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला लॉ में चाहे लॉयन हो या रैबिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि अगर सामने एक शेर बैठा है और सामने एक दूसरी तरफ खरगोश बैठा है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड है तो हर पार्टी उसको फॉलो करेगी, चाहे बैंक हो या एम्प्लॉय। ये बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब इस केस के अंदर मुंबई कोर्ट के पास क्यों जुरिस्डिक्शन थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजंस दिए वो आपके सामने है। अपॉइंटमेंट लेटर मुंबई से इशू हुआ था, टर्मिनेशन डिसीजन मुंबई में लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में डिस्पैच हुआ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कोर्ट्स के बारे में ये बोला कि उनके पास ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन थी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया, पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया, दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड किया और राकेश और दीप्ति को बोला जाओ चुपचाप मुंबई और वहीं पर अपना केस फाइल करो अगर तुम्हें केस फाइल करना है तो। इन सारी चीजों पर आप क्या सोचते हैं? आपसे मेरे दो सवाल हैं। क्या एम्प्लॉयर को अलाउड होना चाहिए कि वो कोर्ट फिक्स करे डिस्प्यूट के लिए? पहला सवाल, इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। वेदर एम्प्लॉयर शुड बी अलाउड टू फिक्स द फोरम फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, या फिर एम्प्लॉय को भी अपना लोकल ऑप्शन मिलना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वी विल फीचर द बेस्ट वंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब यहां पर आप लोग जो जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह केस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। पहला तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 28, दूसरा सीपीसी का सेक्शन 20 जो जुरिस्डिक्शन की बात करता है। जुडिशरी मेंस में जजमेंट राइटिंग हो या लीगल रीजनिंग का एस्पेक्ट हो, वहां ये केस आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो अगर आप जुडिशरी, इसके साथ हमारा जो ये सेशन है वो कंप्लीट होता है, और अगर आप जुडिशरी एपीओ जेएलओ या और किसी लॉ पेपर की तैयारी कर रहे हो, ऐसे है केस लॉ बेस्ड एनालिसिस आपको इजी लैंग्वेज में समझने हैं, तो दून लॉ मेंटर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपने आज के इस सेशन से अगर 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके लॉ स्टूडेंट दोस्त है या लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो एम्प्लॉय भी कहीं पर है या कोई अपना बिजनेस चलाए हुए एम्प्लॉयर भी है, तो सबके साथ ये सेशन शेयर जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इसमें हमने डिस्कस किया है। और
वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं उसको आपके नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिलती रहे। चलिए, दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।